हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने 1 से 4 तक मॉडल प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिए हैं और आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 14 मार्च और 21 मार्च को होने वाला है। तो आपके पास बहुत ही कम समय है तैयारी के लिए, तो आप लोग लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा जिससे आपकी हैबिट बन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर पाएँ। तो आज की इस वीडियो में हम मॉडल सेट 5 करेंगे। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। और इसके पहले 1 से 4 मॉडल सेट हम लोगों ने कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपका लिंक मिल जाएगा। और यह मॉडल सेट 5 है जिसमें हम लोग जीके, जीएस और हिंदी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो आप सभी लोग, जितने भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं, वो सभी लोग इस वीडियो से जुड़ जाइए और लाइव चैट में आप लोग जाकर वहाँ आप ऑप्शन का आंसर बताइएगा और हम आपको लास्ट में यहाँ से आंसर बताते चलेंगे। और एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ताकि सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ सकें। और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि हम जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर सकें। पहले एक कोटेशन देख लेते हैं। एक टॉपर से पूछा गया आप कितनी देर पढ़ाई करते हो। एक टॉपर से पूछा गया आप कितनी देर पढ़ाई करते हो। उसने जवाब दिया, जब तक मेरे हर दिन का बनाया गोल पूरा ना हो तब तक, फिर चाहे उस गोल को पूरा करने में अगली सुबह का सूर्य ही क्यों ना निकल जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आप टॉपर बनिए, उतना ही पढ़िए जितना में आपका गोल पूरा हो जाए। और गोल पूरा करने के लिए भले ही आप सुबह तक पढ़ें लेकिन आपका गोल ज़रूर पूरा होना चाहिए। और हम लोग का गोल है बिहार पुलिस। और बिहार पुलिस 2021 एग्ज़ाम में स्पेशल यह है, परीक्षा जैसा पेपर आपको देखने का मिलेगा। सभी विषयों से 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और 14 मार्च को उम्मीद जताई जाती है कि जितने भी हम 1 से 4 तक मॉडल सेट करवा चुके हैं और 5वां आज करवाने वाले हैं, उसी में से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो से जल्दी से जुड़ जाइए और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो हम लोग हिंदी से प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, केदार निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। केदार निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। तो केदार जो है आपका, वह निम्नलिखित में महेश का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। केदार निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है। तो केदार का अगर आपसे पर्यायवाची पूछे तो महेश आप ऑप्शन में लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्नलिखित में से स्वर्ण का अपर्यायवाची शब्द इंगित करें। आपको बताना है कि स्वर्ण का अपर्यायवाची शब्द कौन है। आपको बताना है कि स्वर्ण का अपर्यायवाची शब्द कौन है। तो जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 17 का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किकिन जो है वह स्वर्ण का अपर्यायवाची शब्द है और बाकी जो है कनक, कंचन, हेम, ये सभी पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन डी आप अगर सोचे हैं तो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस लेखक लेखिका को उसके केवल एक ही रचना ने उसे हिंदी कथा साहित्य के इतिहास में अमर कर दिया। आपको बताना है कि किस लेखक लेखिका को उसकी केवल एक ही रचना ने उसे हिंदी कथा साहित्य के इतिहास में अमर कर दिया। तो 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी एक ही रचना ने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनको अमर कर दिया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला है, आज जन्म में कौन सा समास है। आज जन्म में कौन सा समास है। तो आज जन्म में ऑप्शन है अव्ययी भावी समास है। आज जन्म में अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो आज जन्म में कौन सा समास है अगर आपसे पूछे तो आज जन्म में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न 20 नंबर है, तुलसीकृत में कौन सा समास है। तुलसीकृत में कौन सा समास है। तो ऑप्शन बी तत्पुरुष समास जो है वह तुलसीकृत में है। तो तत्पुरुष समास अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि तुलसीकृत में कौन सा समास है तो तत्पुरुष समास है। अगला है, निम्नलिखित में मेघ का पर्यायवाची शब्द इंगित करें। मेघ का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में इंगित करना है। तो 20 का राइट आंसर जो हो जाएगा वह अपना सी हो जाएगा। 21 का जो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी पयोद हो जाएगा।
मेघ का जो पर्यायवाची शब्द है वह पयोद है। जलज कमल का है। कोकोनट जो है वह किसी का पर्यायवाची शब्द नहीं है और ये सभी होगा नहीं। तो 21 का जो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी पयोद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैं कुछ लिख दिया हूँ। मैं कुछ लिख दिया हूँ। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूँ में किस संबंधी अशुद्धि है। आपको बताना है कि मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूँ, इसमें किस प्रकार की अशुद्धियाँ है। तो 22 का जो आपका राइट आंसर होना चाहिए, आप जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कारक का इसमें अशुद्धियाँ है। कारक का जैसे है मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूँ, तो यहाँ का नहीं होना चाहिए, तो यह कारक की अशुद्धियाँ है। अगला एक मुहावरा से क्वेश्चन है कि पाप काटना मुहावरे का अर्थ है। पाप काटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पीछा छूटना। पाप काटना मुहावरे का अर्थ जो है वह पीछा छूटना। अगला है कि कनक ते 100 गुनी मदकता अधिकाय, ये खाए बौराए नर वे पाए बौराए में कौन सा अलंकार है। यहाँ एक पंक्ति दिया गया है, कनक ते 100 गुनी मदकता अधिकाय, ये खाए बौराए नर वे पाए बौराए में कौन सा अलंकार है। आपको 24 में अलंकार बताना है कि जो पंक्ति दी गई है उसमें कौन सा अलंकार है। तो 24 में जो अलंकार है वो ऑप्शन सी यमक अलंकार है। यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस के प्रसंग कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी में कौन सा रस है। आपको बताना है कि रामचरितमानस के एक प्रसंग है, उसमें कौन सा रस है। तो 25 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी श्रृंगार रस हो जाएगा। ये पंक्ति है कंकन किकिन नुपुर धुनी सुनी, इसमें श्रृंगार रस है। अगला है प्रश्न कि रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु उपयुक्त विकल्प चुनिए। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने डैश कहा है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है। तो ऑप्शन सी वीरगाथा काल कहा है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। अगला प्रश्न है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में डैश का नाम लिया जाता है। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में डैश का नाम लिया जाता है। तो 27 का आपका राइट आंसर जो होना चाहिए वह ऑप्शन बी हो जाएगा, सूरदास। क्वेश्चन आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि भक्ति काल के कवि कौन है, और आपके पास 4 ऑप्शन होगा तो वह सूरदास राइट आंसर होंगे। अगला दिया है कि मासी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, दी गई पंक्ति के रचयिता का नाम चुनिए। आपसे एक पंक्ति दिया गया है, मासी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इस जो पंक्ति है, यह जो पंक्ति है उसके रचयिता कौन है। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन बी कबीरदास हो जाएगा। कबीरदास इस पंक्ति के रचयिता। अगला प्रश्न है कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, दी गई पंक्ति के रचयिता का नाम चुनिए। यह पंक्ति है बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है आपको यही बताना है। तो 29 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी आर रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। आर रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है यह पंक्ति लिखी गई थी। पहले हम लोग हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। जितने भी हिंदी के क्वेश्चन हैं लगभग 10 हिंदी के क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन करेंगे। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि हमारे साथ सभी लोग जुड़े रहें। और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ताकि उन्हें समय पर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगला है कि पट पित मानहु तरित रुचि, सुचि नौमी जनक सुतवार, काव्य पंक्ति में निरूपित अलंकार को चुनिए। तो 30 का ऑप्शन है उपमा अलंकार इसमें हो जाएगा। आप 31 नंबर प्रश्न से आपको जीके का क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा।
एक विश्व विरासत स्थल एक सीमा चिन्ह होता है। एक विश्व विरासत स्थल एक सीमा चिन्ह होता है जिसे आधिकारिक तौर पर डैश द्वारा स्वीकार किया जाता है। एक विश्व विरासत स्थल एक सीमा चिन्ह होता है जिसे आधिकारिक तौर पर डैश द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो 31 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी यूनेस्को हो जाएगा। एक विश्व विरासत स्थल एक सीमा चिन्ह होता है जिसे आधिकारिक तौर पर यूनेस्को कहा जाता है। और यूनेस्को का मुख्यालय अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यूनेस्को का अगर आप मुख्यालय जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका हेडक्वार्टर जरूर कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो इसका राइट आंसर साहित्य के क्षेत्र में हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्होंने ही गीतांजलि की रचना की थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गीतांजलि की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन पूछता है कि शांति निकेतन किससे संबंधित है? तो शांति निकेतन जो है वह रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। अगला है कि किस दवा का उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि वह कौन सा दवा है जिसका उपयोग उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए किया जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, इससे आपको जो याद नहीं है वो याद होने की प्रबल संभावना है। ऑप्शन डी हाइड्रोलेजिन होने जाएगा। हाइड्रोलेजिन जो दवा है वह उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है कि चुकंदर पौधे का डैश भाग है? चुकंदर पौधे का डैश भाग है। तो आप बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बता दीजिएगा। हमें जहाँ तक उम्मीद है सभी लोग चुकंदर देखे होंगे, तो आपको बताना है कि चुकंदर पौधे का डैश भाग। चुकंदर आपको बताना है कि चुकंदर पौधे का क्या भाग है? सभी लोग देखे होंगे चुकंदर को, तो यह मुख्य जड़ भाग है। आप चुकंदर देखते होंगे कि वह नीचे जमीन के नीचे रहता है, तो उसे मुख्य जड़ कहते हैं। जैसे यहाँ गाजर पूछ ले, गाजर भी आपसे पूछ सकता है कि गाजर पौधे का डैश भाग है, तो मुख्य जड़ है, क्योंकि गाजर भी नीचे ही रहता है। अगला प्रश्न है 35 नंबर की आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई के बारे में कहा जाए तो वह जीन है। जीन जो है वह आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में समावेशित होते जाती है। अगला है कि एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? 36 का आंसर होगा एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? तो एसिटिक एसिड को सिरका के नाम से जाना जाता है। एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है। और कास्टिंग सोडा और बेकिंग सोडा का आप लोग सूत्र जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछता है। अगला है डैश एक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध है। आपको बताना है, कुछ दिए गए हैं समीकरण, उसमें आपको बताना है कि कौन सा है जो ध्रुवीय सहसंयोजी बंध है। तो 37 की अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए PCl हो जाएगा। PCl जो है इसमें ध्रुवीय सहसंयोजी बंध होता है। अगला एक कंप्यूटर से आपका क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की मेमोरी एरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। कंप्यूटर की मेमोरी एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन का कैसे प्रतिक्रिया देना है। तो 38 का जो आपका राइट आंसर होगा वह आपका सी कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल यूनिट ही बताता है कि उपयोगकर्ता को इनपुट और आउटपुट कैसे देना है। अगला प्रश्न है अंग्रेजी की शासकीय भाषा है? अंग्रेजी डैश की शासकीय भाषा है। आपको बताना है कि अंग्रेजी डैश की शासकीय भाषा है। तो मेघालय की अंग्रेजी जो है वह शासकीय भाषा है। अगला मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, और आपसे बार बार विनती करते हैं कि इकोनॉमी के जो क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जो क्वेश्चन है उस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जीके तो कर लीजिएगा लेकिन इकोनॉमी से जो जीके पूछता है वह क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं, क्योंकि इकोनॉमी हम लोग नहीं पढ़े रहते हैं, उसमें हम लोग का इंटरेस्ट नहीं होता है, और इसीलिए इकोनॉमी से पूछे जाने वाले प्रश्न छूट जाते हैं। तो आप लोग इकोनॉमी पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है एक ही मुद्रा की आपूर्ति पर यदि सरकार ने करों की दर कम कर दी है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा।
कि एक ही मुद्रा की आपूर्ति पर यदि सरकार ने करों की दर कम कर दी है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। आपको बताना है कि यदि सरकार एक ही मुद्रा की आपूर्ति पर करों की दर कम कर दी तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सत्य है। तो 41 का आप जानते हैं तो बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर प्रयोज्य आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। प्रयोज्य आय में निम्नलिखित रूप से क्या होगी, वृद्धि होगी। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है कि इसमें से कौन है जो ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन है। आप लोग CFC को खोज रहे होंगे लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC इस ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि CFC अब एग्जाम में नहीं पूछता है, क्योंकि वह जानता है कि CFC सभी बच्चों को याद रहता है। तो अब दूसरा बताइए कि कौन सी वह गैस है जिससे ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ बताना है कि कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन जो है एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह आपका एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है कि आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा रसायन इस्तेमाल किया जाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। आमों को अगर आपको कृत्रिम रूप से पकाना हो, कच्चे हो और पकाना हो, तो उस समय कैल्शियम कार्बाइड नामक रसायन का हम लोग उपयोग करते हैं। अगला है येलो नदी निम्नलिखित में से किस देश में से गुजरती है। येलो नदी निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है। तो येलो नदी जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी चीन हो जाएगा। येलो नदी निम्नलिखित में चीन देश से गुजरती है, चीन। अगला है कि म्यांमार की राजधानी क्या है। म्यांमार की राजधानी क्या है। म्यांमार की राजधानी आपको बताना है। तो म्यांमार की जो राजधानी है वह नेपीदाव हो जाएगा। नेपीदाव जो है म्यांमार की राजधानी है। और थिम्फू राजधानी भूटान की है। पहले म्यांमार की राजधानी रंगून था लेकिन अब नेपीदाव हो गया है। अगला प्रश्न है अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में। ऑप्शन है अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में। अगला है कि भारत और चीन ने डैश वर्ष में पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आपको बताना है कि भारत और चीन के द्वारा पंचशील समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी। जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी। आपको बताना है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वह कब हुई थी। तो आप सभी को मालूम होगा कि जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था निहत्थे लोगों पर। वहाँ रॉलेट एक्ट 1919 में ही आया था, जिसको बिना दलील और बिना अपील के कानून भी कहा जाता है, जिसे काला कानून के भी नाम से जाना जाता है। उस कानून का मतलब था कि किसी भी को बिना वारंट को बिना सबूत के ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। और कुछ नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सभी लोग अमृतसर शहर में बैसाखी के दिन एकत्रित हुए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था और यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। अगला प्रश्न है हाइपर टेक्स्ट का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। आपको बताना है कि हाइपर टेक्स्ट का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर आप आंसर बता सकते हैं तो बता दीजिए, और नहीं तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। ऑप्शन डी टेड नेल्सन हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट का जो आविष्कारक है वह टेड नेल्सन हो जाएगा। और आपको हम बता दें कि अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जितने भी हमारे 14 मार्च के भाइयों का एग्ज़ाम है, दोस्तों का एग्ज़ाम है, उन तक यह वीडियो पहुँचे और इस वीडियो से कुछ सीख लें, ताकि एग्ज़ाम में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है HDR में मानव निर्धनता सूचकांक वर्ष
डैश में शुरू किया गया था। आपको बताना है कि HDR में मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन है 1997 में इसको शुरू किया गया था। HDR जो है उसको 1997 में शुरू किया गया था, जिसका फुल फॉर्म मानव निर्धनता सूचकांक होता है। अगला है समय सीमा से 1 साल पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समय सीमा से 1 साल पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय सीमा से 1 साल पहले ही इसको समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी के कप या कटोरा आकार मुख्य क्या कहते हैं। ज्वालामुखी के कप या कटोरा आकार मुख्य को क्या कहते हैं हम लोग। तो 63 का आपका राइट आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है, तो क्रेटर कहते हैं। जो ज्वालामुखी के कप या कटोरा आकार मुख्य को जो है क्रेटर हम लोग कहते हैं। अगला दर्रा से क्वेश्चन है कि पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन डी अरावली हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला में पिपली घाट दर्रा स्थित है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर हमें यहाँ दिक्कत है, या इस क्वेश्चन का आंसर कुछ गलत है, या इस क्वेश्चन का आंसर आप फिर से बताइए। तो आपको कमेंट में, अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट का जवाब आपको कमेंट में ही मिल जाएगा। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो, और एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था। तो 65 का ऑप्शन सी गंधर्व विवाह हो जाएगा। गंधर्व विवाह को प्राचीन भारत में विधि सम्मत नहीं माना जाता था। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सबसे सर्वाधिक हुई, सबसे ज़्यादा हुई। तो स्थापत्य कला हो जाएगा। स्थापत्य कला को सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा उन्नति हुई। अगला प्रश्न है भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है। तो 67 का ऑप्शन है लखनऊ हो जाएगा। भातखंडे संगीत महाविद्यालय जो है वो लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है यदि कोशिका के आसपास का माध्यम एक अल्प प्रसारण दाबी विलयन है तो कोशिका कैसी होगी। आपको बताना है कि यदि कोशिका के आसपास का माध्यम एक अल्प प्रसारण दाबी विलयन है तो कोशिका क्या होगी। कोशिका क्या होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी माप में स्थिर रहेगी। माप में स्थिर रहेगी। अगला प्रश्न है कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के साथ मिलकर कम ग्लाइसेमिक सूचक वाले निम्नलिखित में से चाल की कौन सी किस्में विकसित की गई है। तो 69 का ऑप्शन बी सांबा मसूरी हो जाएगा। सांबा मसूरी विल बी राइट आंसर। भूटान की राष्ट्रीय भाषा डैश के रूप में जानी जाती है। 70 नंबर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि भूटान की जो राष्ट्रीय भाषा है उसे हम लोग किस नाम के रूप में जानते हैं। तो भूटान की जो राष्ट्रीय भाषा है उसे हम लोग जोंगखा के नाम से जाना जाता है। जोंगखा के नाम से जाना जाता है। अगला है ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। 71 का राइट आंसर ड्यूटेरियम के द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन बी 2 हो जाएगा। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या जो होती है वह 2 होती है। और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो 4 होती है, याद रखिएगा। अगला है इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सी गैस देता है। इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सी गैस देती है। तो ऑप्शन बी हाइड्रोजन है। इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस को देती है।
अगला प्रश्न है, भारत में डैश स्तरों में अदालतें होती है। भारत में कितने स्तरों में अदालतें होती है? तो भारत में कितने स्तरों में अदालतें होती है? तो 3 स्तरों में होती है। भारत में जो अदालतें होती है वह 3 स्तरों की होती है। कौन कौन? तो एक जिला स्तर में अदालत होता है, एक राज्य स्तर में अदालत होता है और एक केंद्र स्तर में होता है, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जिला कोर्ट। अगला है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए किस को सम्मिलित किया गया? आपको बताना है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने के लिए किस भाग को सम्मिलित किया गया? तो आपको बताना है कि वह कौन सा भाग है जिसको सम्मिलित किया गया। तो 74 का ऑप्शन भी भाग 9 जो है, भाग 9 इसी को सम्मिलित किया गया। अगला है कि मानव में संवेदी ग्राही डैश का पता लगाता है। आपको बताना है कि मानव में जो संवेदी ग्राही होती हैं वह किसका पता लगाता है? स्वाद, गंध, स्पर्श, सुनना। 65 का ऑप्शन भी गंध हो जाएगा। अगला है कि कृत्रिम झील गोविंद सागर है। पहले तो आपसे पूछेगा कि भारत का कृत्रिम झील कौन सा है? तो गोविंद सागर है। और यह किस राज्य में है? तो 60 का राइट, 76 का 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। कृत्रिम झील जो है वह गोविंद सागर है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है, पालघाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? पालघाट निम्नलिखित राज्यों में से किसे जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को। पालघाट निम्नलिखित राज्यों में केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला है, छोटा नागपुर पठार है। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार है। तो स्थल प्राय भूमि है। छोटा नागपुर पठार जो है वह स्थल प्राय भूमि है। 78 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे अधिक खारा है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, झीलों के नाम ही है। आपको बताना है कि कौन ऐसा झील है जिसका सबसे अधिक खारा पानी है। नमकीन पानी, ऑप्शन डी सांभर झील। सांभर झील का सबसे अधिक खारा पानी। अगला प्रश्न है, सागर में भारतीय सार्वभौमत्व समुद्री मीलों तक है। कितने समुद्री मीलों तक है? आपको बताना है कि सागर में भारतीय सार्वभौमत्व कितने समुद्री मील तक है? तो 80 का ऑप्शन सी 12 हो जाएगा। सागर में भारतीय सार्वभौमत्व 12 समुद्री मीलों तक है। अगला है, निम्नलिखित नदियों में कौन से बिहार में गंगा से मिलती है? आपको बताना है कि कौन ऐसी नदियां है जो बिहार में आकर गंगा से मिल जाती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। यह घाघरा, सोन, गंडक, पुनपुन, ये चारों जो नदियां हैं, घाघरा, सोन, गंडक, पुनपुन, ये चारों जो नदियां हैं वह बिहार में आकर गंगा से मिल जाती है। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में एक बड़ा भूखंड का भाग था जो कहलाता है। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में एक बड़ा भूखंड का भाग था जो कहलाता है। तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 82 का राइट आंसर ऑप्शन है गोंडवाना महाद्वीप हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में एक बड़ा भूखंड का भाग था जो गोंडवाना महाद्वीप कहलाता है। अगला है, उत्तरी भारत की तराई क्षेत्रों में सतही जल की अति प्रचुरता होने के कारण है। उत्तरी भारत की तराई क्षेत्रों में सतही जल की अति प्रचुरता होने का कारण क्या है? तो इसका आप अगर आंसर जानते हैं तो आप बताइए। तो 83 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी 83 का राइट आंसर हो जाए कि उत्तरी भारत की तराई क्षेत्रों में सतही जल की अति प्रचुरता, अधिक बड़े क्षेत्रों में चौड़ी घाटियों के साथ नदियों का जल फैल जाता है। अगला है, बंदरगाह से क्वेश्चन कि बड़े बंदरगाहों में से कौन एक बिना प्राकृतिक बंदरगाह का है? यह 4 बंदरगाहों का नाम है, उसमें आपको बताना है कि कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। 84 का राइट आंसर ऑप्शन सी प्रायद्वीप हो जाएगा। प्रायद्वीप जो है वह बिना प्राकृतिक बंदरगाह का है। अगला है, पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करती है? पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करती है? यह श्रीलंका से अलग करती है। श्रीलंका और भारत के बीच में
पुष्पाक जल डबरू मध्य है। अगला है नेफा का आपसे पुराना नाम पूछा है, नेफा 86। तो नेफा का नाम नहीं पूछा है, नेफा किस राज्य में है यह पूछा है। तो नेफा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश में नेफा है। अगला है कि ग्रीनविच के पूर्वी देशांतर पर निम्न में से किस में भारतीय मानक समय माना जाता है। ग्रीनविच के पूर्वी देशांतर पर निम्न में से किस में भारतीय मानक समय को माना जाता है। तो 87 का ऑप्शन सी 82.5 डिग्री हो जाएगा। 82.5 डिग्री ग्रीनविच के पूर्वी देशांतर पर ग्रीनविच के पूर्वी देशांतर पर 82.5 डिग्री में भारतीय मानक समय माना जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है। निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इजी क्वेश्चन है, बिक्री कर जो है वह प्रत्यक्ष कर नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन राजकीय कर नहीं है। आपको थोड़ा झिलझिला टाइप के दिखा रहा होगा, उसके लिए खेद है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पूरा देखिएगा। निम्नलिखित में कौन राजकीय कर नहीं है। तो 89 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। संपदा कर राजकीय कर है, मनोरंजन का राजकीय कर है, मद कर और आबकारी शुल्क जो है वो राजकीय कर है। तो इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पूछ रहा है कि आबकारी शुल्क आबकारी शुल्क कर है, आबकारी शुल्क कर है। तो ऑप्शन सी व्यापार सामग्री के उत्पादन के लिए आबकारी शुल्क कर लगाया जाता है। निम्न में कौन एक मान्य परिवर्तित नाम है। आपको बताना है कि इनमें से कौन एक है जो एक मान्य परिवर्तित नाम है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा डाटा 1। अगला है कि जास्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है। जास्ता निम्न में से किस मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है। तो कांसा में जो होता है वह जास्ता नहीं होता है, बाकी पीतल, रंगा, जर्मन सिल्वर सभी में जास्ता होता है, लेकिन कांसा में जिंक जास्ता नहीं होता। अगला है कि मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो अवुट ग्रंथि मतलब थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि को अवुट ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है रेडियम प्राप्त होता है। तो रेडियम कहाँ से प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है रेडियम। पिंच ब्लेड से रेडियम प्राप्त होता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। तो अस्थायी तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है वह अस्थायी तत्व है। अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ है। ऑप्शन ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला है आर्द्र हवा में लोहे के मूर्छा में शामिल है। आर्द्र हवा में लोहे के मूर्छा में, मूर्छा लिख दिया है, मूर्छा में शामिल है। तो 97 का ऑप्शन है लोहा का जल योजन है। जब लोहा जल के संपर्क में आता है तो वह उसमें मूर्छा लगने लगता है। अगला है निम्नलिखित का मिलान करें। मिलान करना है तो चलिए जल्दी से हम मिलान कर देते हैं। तो 98 का आपका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा। तो 98 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए मिला देते हैं सामने सामने। एक का जो होगा वह 4th नंबर होगा। एक का जो होगा 4th नंबर, मतलब न्यूक्लियस जो है वह डीएनए संश्लेषण से संबंधित है। न्यूक्लियस जो है वह डीएनए संश्लेषण से संबंधित है। तो आपको मालूम चल गया होगा। एक का डीएनए संश्लेषण, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन से संबंधित है। अब बताना है कि क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वह प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है और राइबोसोम जो है वह प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है, और जो भी क्वेश्चन बचे होंगे या अभी तक आप किसी क्वेश्चन में मॉडल सेट नहीं किए हैं तो आप जल्दी से जाकर उस 5 मॉडल सेट को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम तो 5 बता ही दिए। इसके पहले 1 से 4 मॉडल प्रैक्टिस सेट आपके पास होंगे जो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर देख सकते हैं। और इस 5 मॉडल सेट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूरे रहेंगे। और
स्टैटिक जीके का लगातार रिवीजन हमारे चैनल पर चल रहा है बिहार पुलिस के लिए। इसमें हम लोग छोटे छोटे जीके देख रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर पार की लड़ाई उस बैच का नाम है। तो आप अगर नहीं देख रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, आप जाकर जरूर देखिए। सिलेक्शन तभी होगा जब आप मेहनत कीजिएगा, तो मेहनत जरूर कीजिए, परिणाम की चिंता ना करें। तो आप लोग मेहनत करते रहिए और एक बार सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी लोग वीडियो को देखे हैं वो सभी लाइक कर दें और एक बार अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।